अच्छा। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लियर? यस यस। सर, अभी सही आ रही है। ठीक है। हमने ये डिस्कस किया कि अब हमें दोनों मैसेजेस को प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ईडी, हमें ये पता है कि हमें ये मैसेज डायरेक्ट हम प्रिंट नहीं करा सकते। जो भी, अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो हम EAX रजिस्टर के अंदर वो इनपुट ऑटोमेटिकली आता है, और अगर हमें कोई आउटपुट देना है तो हमें अपना मैसेज को EDX रजिस्टर के अंदर कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट कराना पड़ता है। तो हम हमेशा यही करते हैं कि मूव कर देते हैं अपना मैसेज या जो भी स्ट्रिंग है उसको EDX के अंदर। ठीक है, तो जब EDX रजिस्टर में करते हैं तो हम ये कीवर्ड यूज़ करते हैं ऑफसेट। ऑफसेट क्या चीज़ है? ऑफसेट को आप ऐसे समझ लें कि ये जो भी आपने आपकी इस ऑफसेट के आगे जो मैसेज लिखा हुआ है, इस मैसेज की लेंथ को चेक करता है वो, यानी कि ये इसकी क्या लेंथ है, इसका क्या डिस्टेंस है। ठीक है, इसके इंडेक्स 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक क्या डिस्टेंस है, क्या लेंथ है। इसको ये हम लोग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जहाँ एरेज दे रहे हैं या स्ट्रिंग दे रहे हैं तो वहाँ पे हम उसकी लेंथ डिफाइन कर रहे होते हैं। असेंबली के अंदर वो ऑफसेट के कीवर्ड से ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ उठा लेता है कि आप बाइट टाइप का तो ले रहे हैं लेकिन इसके अंदर इतनी बिट्स यूज़ हो रही है, बाकी को आप वेस्ट ना करें उनको, या गार्बेज वैल्यूज़ में ना आए, वो नल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए ऑफसेट एक डिस्टेंस कैलकुलेट करने का या लेंथ कैलकुलेट करने का काम कर रहा होता है। हम जब भी कोई स्ट्रिंग देंगे तो हमें उसको EDX में स्टोर कराने से पहले उसका ऑफसेट और उसका मैसेज, हमें दोनों ये चीज़ें देनी होती हैं। इसको आप लोग याद रख लें कि जब आप EDX के अंदर अपना मैसेज स्टोर कर रहे हैं तो ऑफसेट दे दें। ऑफसेट वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा अपने आगे जो भी उसके लेबल लगा हुआ है उसको देखते हुए। ठीक है, तो आप सिर्फ इसको ये ऐसे समझ लें कि ये लेंथ कैलकुलेट कर रहा होता है। आप ऑफसेट दे दें माई मैसेज वन, ठीक है, ये EDX में चला गया। फिर हमने देखा था कॉल राइट स्ट्रिंग का हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, आप राइट कर दें, और जब राइट स्ट्रिंग करेंगे तो ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, इंटर वैल्यू ए। फिर आपने एक यूज़र से इनपुट लेना है, ज़ाहिर है, तो आप कॉल रीड इंटीजर ले लें, जैसे हमने अभी लास्ट उसमें देखा लैब में कि राइट स्ट्रिंग, रीड इंटीजर, ये सारे हम यूज़ कर रहे होते हैं आउटपुट और इनपुट के लिए। यहाँ से यूज़र से इनपुट आ जाएगा, EDX में रख के हमने ये आउटपुट दे दिया, और जब यूज़र से इनपुट आया तो वो EAX रजिस्टर के अंदर हमारे पास इनपुट आ गया। ठीक है, जब EAX रजिस्टर के अंदर हमारे ए की वैल्यू आ गई है तो अब हम उसको ए के अंदर स्टोर कर देते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वैल्यू जब लेंगे उसके लिए भी हमें EAX रजिस्टर चाहिए होगा, तो उसको हम एम्प्टी कर देंगे और अपने ए के अंदर उसको रख देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मूव ए के अंदर EAX। ठीक है, तो आपका जो ए के अंदर आ गई EAX की वैल्यू, सपोज मैंने कुछ भी रख दी, 2 रखी है तो 2 आ गई। ठीक है, ये काम हो गया आपका।
ये आपका एक वैल्यू आपने यूज़र से ले लिया और उसको ए में स्टोर करा दिया। यही काम आप बी के लिए भी कर लें। इसको आप कॉपी करें, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है, यहाँ पे माई मैसेज टू को प्रिंट कराएं, इंटर वैल्यू बी, और इस जो वैल्यू आई है उसको बी में स्टोर करवा दें। ठीक है, ये दो काम आपके यूज़र से इनपुट आपने ले लिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड ई ए एक्स, यानी कि जो लास्ट हमारे पास हमने ई ए एक्स की जो वैल्यू है उसको स्टोर तो कर दिया बी में, लेकिन अभी भी वैल्यू तो ई ए एक्स में है, उसके अंदर हमने मूव कर दिया, कॉपी कर दिया एक तरीके से। अब हम ई ए एक्स यानी कि इस वैल्यू बी को ऐड कर देंगे, किससे, ए के साथ। ठीक है, जो हमने पहली वैल्यू ली थी, ऐड ई ए एक्स कॉमा ए। अब जो वैल्यू हमारे पास इनको ऐड करने पे आएगी वो जाहिर है ई ए एक्स रजिस्टर के अंदर आएगी। सपोज ए प्लस बी हो रहा है, तो जो ए प्लस बी होने से हमारे पास रिजल्ट सी आएगा वो भी ई ए एक्स रजिस्टर के अंदर आ रहा होगा। ये हमने पहले भी देखा था, ये जो ऑपरेंड होता है स्टार्टिंग वाला इसके अंदर आ रहा होता है। ठीक है, जब इसके अंदर आउटपुट आएगा हम उसको क्या कर देंगे, हमने देखा था कि वैल्यू वन और वैल्यू टू लिया हुआ है ताकि ए प्लस बी को स्टोर कर सकें। ठीक है, तो हम उसको मूव कर देंगे वैल्यू वन कॉमा ई ए एक्स। ये काम हो गया। अब ए प्लस बी हो गया हमारा, ये वाला टास्क ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी को परफॉर्म कर देते हैं इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस बी वाला काम हो गया। वो कैसे कि हमने ई एक्स के अंदर हमारे वैल्यू ए स्टोर करा दी, जो वैल्यू ए थी। ठीक है, और उसको माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट का हमने फंक्शन यूज़ किया बी से, जो हमारे पास बी के अंदर वैल्यू थी, यानी कि इस बी के अंदर, इससे हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ए माइनस बी परफॉर्म हो गया, जो वैल्यू ई ए एक्स रजिस्टर के अंदर आई माइनस होके उसको हमने वैल्यू टू में स्टोर करा दिया। अब हमारी ए प्लस बी की वैल्यू है ए वैल्यू वन में, ए माइनस बी की है वैल्यू टू में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, हम वैल्यू वन को, हमारी जो वैल्यू वन आई है उसको ई ए एक्स रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करा देंगे ई ए एक्स कॉमा वैल्यू टू। ठीक है, यानी कि वैल्यू वन यहाँ पे आ गई और उसको सब्ट्रैक्ट करा दिया वैल्यू टू में से, तो ये पर ऑपरेशन भी इन दोनों के दरमियान सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी वो भी ई एक्स रजिस्टर में होगी, तो उसको हम आउटपुट में प्रिंट करा देंगे। ठीक है, कॉल राइट इंटीजर। ठीक है, इसको हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस लाइन बाय लाइन हमने परफॉर्म कर दिए। तो यहाँ हम एक काम करेंगे कि इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या काम होता है हमारे पास।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ये देखिए क्या आया है चैट में। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ मैं कुछ बोलूँगा तो आवाज़ आएगी। अच्छा, हमने वैल्यू 1 हमने यहाँ से यूज़र इनपुट लिया है। हमने वैल्यू 1 दे दी सपोज़ 3, ठीक है। वैल्यू 2 दे दी हमने 2, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 4। अच्छा, यहाँ आउटपुट के बाद हम कॉल CRL आ रहा है 4। 4 कैसे आउटपुट आ रहा है? जब हमने यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, 3 + 2 5 माइनस 3 माइनस 2 1, ठीक है। अच्छा, अच्छा, और 5 माइनस 1 4, यहाँ आउटपुट आ रहा है हमारे पास 4। अगर हम इसको करें कोई सी वैल्यू लेते हैं, सपोज यहाँ 2 ले लिया और यहाँ 3 ले ली, तो हमारे पास 6 आ रहा है। ये 6 क्यों आ रहा है? अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर हमने यहाँ 2 लिया तो 2 + 3 5, और माइनस यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 माइनस 3 माइनस 1। जब यहाँ -1 आया तो इसने माइनस और माइनस 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 क्या हो गया? प्लस, ठीक है। तो 4 + 1 5 + 1 6, उसने यहाँ पे 6 कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये चीज़ परफॉर्म हो जाती है। तो ये सिंपल सा एक टास्क था। आपने सिर्फ ए के अंदर वैल्यू देनी थी, दी बी में, ए में यूज़र से इनपुट लेनी थी, ठीक है, और उनके ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराना था जी। अच्छा, ये वाला हमने टास्क कर लिया। अच्छा, अगर ये टास्क आपको समझ आ गया है तो इसके बाद इन दोनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इन दोनों को खैर हम देख लेते हैं, ए स्क्वायर बी क्यूब किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। अगर आपको ए क्यू स्क्वायर समझ आ गया तो आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकाल सकते हैं, दूसरों उन दोनों को ऐड करा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ए स्क्वायर समझ आ गया, बी क्यूब समझ आ गया, तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब आसानी से खुद ही कर लेंगे। अगर हम ए स्क्वायर को देखें, स्क्वायर में ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा होता है? यूज़र इनपुट आपने कोई ले लिया ए, ठीक है, और स्क्वायर में क्या परफॉर्म हो रहा होता है? सपोज 2 है तो 2 का स्क्वायर कैसे होगा? 2 इंटू 2। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 इंटू 3। और अगर क्यूब देखें तो ए का स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू 2, और जो आउटपुट आएगा उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और 3 है तो 3 इंटू 3, और जो आउटपुट आएगा 3 3 ज़ा 6, ठीक है। और 3 इंटू 3 इंटू 3 तीन दफ़ा, तो वो आपका क्यूब हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। अगर हम अगर इसको कोड के अंदर देखें, तो मैं यहाँ इसको कमेंट दे देता हूँ, मल्टीलाइन, ठीक है। ड्राइंग के ऊपर मैंने रहने दिया, मैं ये स्क्वायर आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि किस तरीके से होगा, ठीक है। हमने डेटा के सेगमेंट के अंदर ये ले लिया, ठीक है, डी वर्ड, और माय मैसेज ले लिया,
को एंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने एक और माय मैसेज टू कर दिया, ठीक है। इसको बाइट आपने उसका स्क्वायर प्रिंट कराना है तो इसकी स्क्वायर की हेडिंग दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, जीरो एच कॉमा जीरो ए एच जीरो, ठीक है। डेटा सेगमेंट आपका क्लोज हो गया। फिर आप आए कोड सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। कोड सेगमेंट में आपने मेन प्रोसीजर खोला, ठीक है। मेन प्रोसीजर में आप क्या काम करेंगे, मूव करा दें EDX कॉमा ऑफसेट, जैसे अभी हमने लास्ट टास्क में देखा कि ऑफसेट के थ्रू हम दे रहे होते हैं, ठीक है, माय मैसेज को। इसके अंदर हमने स्ट्रिंग कर देंगे और यूज़र से इनपुट ले लेंगे और रीड इन टीचर से, ठीक है। ये आपने यूज़र इनपुट ले लिया। अब जो यूज़र इनपुट आया वो EAX रजिस्टर में आया, ठीक है। अच्छा, ये आपने यूज़र इनपुट ले लिया, ठीक है। और आपने इसको स्क्वायर करा दिया कि मूव EDX कॉमा ठीक है। और इसको आपने स्ट्रिंग करा दिया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों चीज़, ये आपके पास राइट स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। और रीड इंटीजर होके EAX रजिस्टर के अंदर आपकी वैल्यू आ गई। फिर आपके पास ये माई मैसेज टू राइट स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। और अब आपने स्क्वायर प्रिंट करवाना है, तो आपके पास अभी यूज़र ने सपोज कोई भी 2 3 4 वैल्यू दी है, तो वो रीड इंटीजर के थ्रू EAX रजिस्टर में आई है। अब आपने उसको क्या करना है कि अपने जो ऊपर ए लिया है उसके अंदर उसको मूव करा देंगे, ए कॉमा EAX रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद आप जब मल्टीप्लाई आपने करना होता है, जाहिर है क्या यूज़ करते हैं, EDX, सब EDX कॉमा EDX करते हैं ताकि हमारा EDX रजिस्टर जो है वो एम्प्टी हो जाए, ठीक है। उसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना हो, तो हम क्या करेंगे, सब EDX कॉमा जो भी वैल्यू उसको माइनस कर देंगे। फिर हम मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम आई मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे। आई मल्टीप्लाई हमने देखा था कि हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, वो हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं ताकि अगर यूज़र साइंड वैल्यू दे दे या अनसाइंड दे दे तो वो दोनों के ऊपर काम करे। साइंड से मुराद यूज़र तो हमें -2 वैल्यू भी दे सकता है, उसका भी स्क्वायर कह सकता है, -3 भी दे सकता है, तो हम आई मल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आई मल हमने यूज़ किया, EAX को हमने मल्टीप्लाई करा दिया ए से, यानी कि ए में भी वही वैल्यू है जो EAX की है, ठीक है। और EAX में तो है ही वही वैल्यू, तो दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, आंसर आपका दोनों मतलब EAX मल्टीप्लाई बाई EAX हुआ, तो आंसर भी EAX रजिस्टर में आया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए यानी स्क्वायर हो गया। उसको आप कॉल मल्टीप्लाई दोनों को आपस में करने के बाद दे भी रहे हैं। अच्छा, यहाँ ये कह रहे हैं कि कमेंट हो गया। हमें क्या इशू दे रहा है,
डॉट कोड सेगमेंट में हमने सही डिफाइन किया है, मेन प्रॉप दिया है, EDX के अंदर माई मैसेज राइट स्ट्रिंग रीड इंटीजर, ठीक है, फिर EDX के अंदर ऑफसेट माई मैसेज टू और राइट स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, इसको भी हमने काम तो सही किया है। ये क्या इशू दे रहा है, एक मिनट, EAX कॉमा ए, यहाँ पे आप कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इशू है, ठीक है, क्योंकि आप EAX को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को EAX से करें वो बात एक ही है। एक मिनट, ऐसा तो कोई इसमें इशू होना नहीं चाहिए। पहले मैसेज 1 दिया है, दूसरा मैसेज 2 दिया है, ठीक है, हमने ये वर्ड्स को भी सही डिफाइन किया है। सिस्टम कैन नॉट एग्जीक्यूट, ये क्या इशू, ये कंपाइलर के अंदर आई थिंक कोई इशू आ रहा है। आफ्टर फर्स्ट मैसेज आएगा, अच्छा, पहले में हमने ये कॉल राइट स्ट्रिंग कर दिया। नहीं, स्मॉल कैपिटल से कोई फ़र्क नहीं आता, मैं वैसे इसको इसकी विजिबिलिटी सही करने के लिए कर रहा हूँ। स्मॉल या कैपिटल से ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे लग रहा है कुछ इसके कंपाइलर कुछ इशू कर रहे हैं। मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट में इसको रन करता हूँ, इसको यहाँ से क्लोज किया। आफ्टर रीड इंटीजर वैल्यू को EAX में मूव करेंगे, एक मिनट, तो वही तो हमने किया हुआ है वैल्यू को। आफ्टर रीड इंटीजर, हाँ, यहाँ से रीड इंटीजर किया, उसके बाद यहाँ पे हमने मूव किया हुआ है EAX के अंदर। ये मैं पहले भी ये प्रोग्राम रन कर चुका हूँ, उसमें ऐसा कोई इशू आता नहीं है। ये देखें, ये वो कि कंपाइलर के अंदर कुछ इशू आ रहा था, उस कंपाइल सही नहीं हो पा रहा था। अब ये डिफरेंट प्रोजेक्ट में रन किया तो ये काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है कि इंटर वैल्यू, कोड के अंदर कोई इशू नहीं है, कोड हमने सही लिखा है बिल्कुल। वो कंपाइल सही नहीं कर रहा था या क्लीन सही नहीं किया था उसने लास्ट जो हमने कंपाइलेशन की थी। खैर, अच्छा, अब आप देखें, ये हमें कह रहा है कि पहले आप एक वैल्यू प्रिंट करें ताकि हम उसका स्क्वायर दे दूं। तो ये देखें, इसका स्क्वायर ये दे रहा है 4 का 16। इसको दोबारा रन करते हैं।
ये देखें, ये कंपाइलेशन जो है ना उसके अंदर कोई इशू है। अब सही काम कर रहा है। अगर मैं सपोज कोई भी वैल्यू देता हूँ, 6 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 36, तो सही काम कर रहा है ये। स्क्वायर बेसिकली आप इसको देख लें कि स्क्वायर बेसिकली क्या काम कर रहा है कि हमने ये यूज़र इनपुट वगैरह तो जो भी लिया, ठीक है, उसको हमने ए में स्टोर किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ आपने काम यहाँ पे हो रहा है कि आई मल से मल्टीप्लाई किया ई ए एक्स कॉमा ए, यानी कि इसमें भी ए की वैल्यू है, इसमें भी ए की वैल्यू है, ठीक है। आपने दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वही चीज़ आ गई। अच्छा, अगर आप इसको क्यूब करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? क्यूब में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है वैसे? जब ए इंटू ए हो रहा है तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और एक दफ़ा और ए मल्टीप्लाई होगा तो वो क्यूब हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंपल स्टेप, यानी कि ये स्टेप दोबारा अगर दोहरा देंगे नीचे, तो ये हमारा क्यूब भी परफॉर्म हो जाएगा। जी, ये हमारे पास टास्क स्क्वायर गिवन था, तो ये बी क्यूब भी परफॉर्म हो जाएगा। सिर्फ आप यहाँ पे ए की जगह इसको बी कर दें। वैसे तो ए बी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको बी कर दिया, ठीक है, वैल्यू बी, ठीक है, इसको बी कर दें। इससे तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। आपने यही जो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन कर रहे थे, सिर्फ ये एक दफ़ा दोबारा आपने परफॉर्म कर दिया, तो ये जो ई ए एक्स में वैल्यू आएगी वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, तो वो आपके पास क्यूब की वैल्यू होगी। जब आप इसको रन करके देखें तो अभी हमें, अच्छा इसको भी हम बंद कर देंगे, इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे, इसको हम क्यूब कर दें बस। अच्छा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8। ये देखें, हमें अब ये क्यूब भी परफॉर्म करके दे रहा है, स्क्वायर यहाँ पे 8, ठीक है। ये देखें, इसको हर दफ़ा जो है क्लीन ज़रूर कर दिया करें ताकि ये दोबारा से इसको बिल्ड करें, ठीक है। अगर हम सपोज 6 देते हैं तो 6 का क्यूब है 216। तो ये स्क्वायर ऑपरेशन भी इसी तरीके से परफॉर्म हो रहा है, और उसमें ही एक दफ़ा आप और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्यूब का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि ए प्लस बी किस तरह हो रहा है, ठीक है। ऐड करने अगर दोनों को, ए माइनस बी उसके अंदर किस तरह हो रहा है, उन दोनों को एक एक वैल्यू के अंदर हमने स्टोर करा दिया। ए स्क्वायर परफॉर्म किस तरह हो रहा है, टी क्यूब किस तरह, अब ए स्क्वायर जैसे परफॉर्म हुआ है वैसे ही आप एक दफ़ा ए स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर परफॉर्म हुआ है वैसे एक बी वेरिएबल भी साथ में ले लें, उसका भी स्क्वायर परफॉर्म कर लें, ठीक है। यूज़र से 2 इनपुट ले लें और उन दोनों के जो आउटपुट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको आप ऐड करवा दें तो ये वाला आपका परफॉर्म हो जाएगा। बी क्यूब जैसे अभी हमने किया, तो बी क्यूब किया तो वैसे आप ए क्यूब भी कर लें, उन दोनों को जो आउटपुट आ रहे हैं उनको एक एक वेरिएबल में स्टोर करा दें और ऐड कर दें, तो जो आउटपुट आएगा वो इसका आउटपुट होगा। तो ये बड़ा बेसिक सा टास्क था। आई डोंट नो आप लोगों को समझ क्यों नहीं आया। खैर, अभी हमारे पास सॉल्व हो गया। इसका जो भी कोड वगैरह होगा वो मैं आपकी क्लास के साथ शेयर, शायद मैंने कर भी दिया था, नहीं किया था तो मैं कर दूंगा, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, खैर इसको मैं आपको शायद शेयर कर दूंगा, ये जो अभी हमने कोड्स डिस्कस किए हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी किस तरह परफॉर्म हो रहा है, ए स्क्वायर किस तरह हो रहा है, ए क्यूब किस तरह हो रहा है, फिर इनको आप ऐड कर देंगे तो वो ये डी और ई भी परफॉर्म हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट लैब पे चलेंगे। नेक्स्ट लैब हमारी थी असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव्स की, ठीक है। इसकी भी जो थ्योरी है उसको हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, असल टास्क के ऊपर हम आते हैं, टास्क किस तरीके से परफॉर्म हो रहे थे। तो इसमें बस हमें गिवन था कि हमने अगर स्ट्रिंग्स को डिफाइन करना है तो हमें किस तरह करते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि हमें स्ट्रिंग्स को डिफाइन करना है तो हम
क्या करेंगे? अच्छा, आप लोगों को आवाज़ अभी भी क्लियर आ रही है या कोई डिस्टॉर्शन है? जी, आवाज़ आप लोगों को आ रही है क्लियर या डिस्टॉर्शन आ रही है? एक मिनट। ठीक है। अभी तो क्लियर ही चल रही है, लेकिन चलते चलते ना अचानक हाँ, जहाँ आपको खत्म हो ऐसा लगे जाती तो वहाँ पे आप बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये लैब नंबर 4 जो है, इसमें हमारे पास जो थ्योरी है वो तो ये है कि डिफाइनिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग किस तरह डिफाइन करते हैं। एक लेबल देते हैं, उसकी डाटा टाइप देते हैं और आगे उसका स्ट्रिंग दे देते हैं। मोस्ट कॉमन तरीका स्ट्रिंग को एंड करने का है ज़ीरो। ठीक है। वरना आप ज़ीरो डी एच और ज़ीरो ए एच कॉमा ज़ीरो करेंगे तो वो और भी यूज़फुल रहेगा आपके लिए, ताकि सारी बिट्स के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। अगर 13 बिट है या 10 बिट है तो वो उन सबको नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दे आगे। ये करता ही है कि आगे जो है 2 बिट्स ऐड कर देता है तो वो स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाता है। तो बस इस लाइन को एंड करने का ये तरीका है। ठीक है, बस ये बताया हुआ है कि डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग को किस तरीके से। ठीक है। अगर हम चाहें तो हम एक एक करेक्टर करके भी सिंगल कोटेशंस के साथ अपने स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और हर स्ट्रिंग के इसके कैरेक्टर के बीच में कॉमा होगा। असल कॉमनली हम यही यूज़ करते हैं, डबल कोड के साथ भी कर सकते हैं और सिंगल कोड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है कि अगर हम एक ही लेबल के अंदर मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना चाहें तो वो हम किस तरीके से करते हैं कि हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग तो लिख देंगे, हर लाइन के ऊपर बाइट के साथ हम उसकी जो डेटा टाइप है, बाइट हो या वर्ड हो, डी वर्ड हो, क्यू वर्ड हो, जो भी है उसके हर लाइन के साथ डिफरेंट कर देंगे तो ये हर चीज़ डिफरेंट लाइन में आ जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ होगी कि जब तक ये, अगर या इसके बाद ज़ीरो हमने नहीं दिया हुआ तो ये नेक्स्ट वाले को भी सेम लाइन में लिखेगा। फिर आपने अगर लाइन ब्रेक करनी है तो आप ज़ीरो डी एच ज़ीरो ए एच दे दें। ठीक है। और आखिर में ज़ीरो ना दें वरना ये इस ग्रीटिंग वन को ही एंड कर देगा। ठीक है। फिर ये लाइन ब्रेक हो गई इससे। ठीक है। और बाइट से क्या होगा, फिर आपने नेक्स्ट उसमें भी बाइट दिया आपने। हर लाइन के अंदर लेबल देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बाइट बाइट लिखते रहेंगे। ठीक है। तो ये काम करता रहेगा। ज़ीरो डी एच दिया, ज़ीरो ए एच दिया तो ये एक लाइन यहाँ से यहाँ तक की ब्रेक हो गई। फिर आपने एक बाइट दिया, डिफ एक लाइन, और यहाँ पे इसको एंड नहीं किया, यहाँ पे भी बाइट देके डिफरेंट लाइन लिख दी तो ये दोनों एक साथ कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। ठीक है। और जब आपने ज़ीरो डी एच ज़ीरो ए एच के बाद ज़ीरो दिया, फिर आखिर में ज़ीरो, तो ये इस ग्रीटिंग से बाहर आ गया। ठीक है। तो ये सारी लाइंस इस एक ग्रीटिंग कीवर्ड के अंदर है। जब आप इसको कॉल कराएंगे तो आपके पास ये दोनों लाइंस प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है। तो ये चीज़ हमने जिस दिन लैब कर रहे थे उस दिन प्रैक्टिकली भी देख ली थी। इसके बाद हमारे पास थ्योरी में एक चीज़ आती है कि अच्छा, ये चीज़ हमारे पास थ्योरी में गिवन है कि जो हम सी आर एल एफ यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने कॉल सी आर एल एफ यूज़ किया तो सी आर एल एफ क्या है? सी आर एल एफ का एब्रीविएशन है कैरेज रिटर्न लाइन फीड, यानी कि ये लाइन को ब्रेक करने के काम आता है, नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करने के लिए। ये हमारा असेंबली का कीवर्ड है। ठीक है। तो इसकी क्या बीच पीछे इसकी कोडिंग हो रही होती है उसके ऊपर आपको जाने की इतनी इन-डेप्थ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इस सी आर एल एफ के कीवर्ड को याद रखें तो आपका समझ आ जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास चीज़ है डिफाइनिंग वर्ड एंड एस वर्ड। हम वर्ड को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। वर्ड हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, हमने ये देखिए लास्ट लैब में देखा हुआ है कि वर्ड हमारे पास 16 बिट होता है, डी वर्ड जो है वो 32 बिट होता है। तो ये वर्ड को डिफाइन करना है, अगर 16 बिट है, ठीक है, तो उसके लिए 16 बिट की अगर अनसाइंड वैल्यू देखें तो लार्जेस्ट ये है 6553535। तो 16 बिट मतलब 16 अगर आप बिट्स लगाएं 0000, वो 16 बिट्स के अंदर अगर आप सबको ऑन कर दें तो उनकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी अनसाइंड की वो होगी 65535 उनको मल्टीप्लाई करने से। और अनसाइंड की क्या होगी एस वर्ड की -32768। ठीक है। और आप चाहें तो वर्ड को अनइनिशियलाइज रख सकते हैं विद क्वेश्चन मार्क, ये हम लोग अभी लास्ट हमने एग्जाम्पल्स में भी देखा। ठीक है। इसके बाद ये कुछ कोड्स वगैरह गिवन हैं, ये इतने किसी काम के नहीं है। सिर्फ ये कि हमें अनसाइंड वर्ड को किस तरीके से यूज़र से इनपुट लेते हैं या आउटपुट प्रिंट कराते हैं। तो ये हम वैसे भी आप लोग को रन करके देख सकते हैं, हमने लैब में भी देख लिए थे।
ये साइंड वर्ड को किस तरीके से हम प्रिंट कराते हैं, हम जंप करेंगे किस चीज़ के ऊपर, असल बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो लास्ट लैब में क्लियर नहीं हुए थे, वो है, एक तो है कंडीशंस का, ठीक है। अगर हम इस कंडीशंस को देखें तो यहाँ सब जो है थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि ये कंडीशंस के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो कंडीशन में हमारे पास क्या है कि हम जैसे सी प्लस प्लस में, पाइथन में आप लोग कोई कंडीशन दे रहे होते हैं कि सपोज आप कोई वाइल की कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है, डू वाइल की कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है, इफ़ एल्स दे रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी आपके पास कंडीशनल कंडीशंस आ जाती हैं। यहाँ पे हम ज़ाहिर है बेसिक काम हो रहा होता है, एक वेरिएबल से दूसरे में शिफ्ट कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, एक कोड इंस्ट्रक्शंस का कोड का प्रोसीजर है, उसका एक कोई लेवल है, उस एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करना है, किसी कंडीशन की बुनियाद पे करना है कि अगर वो ट्रू हो जाए, तो उसके लिए हम कंडीशन यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमारे पास कंडीशनल जंप भी आ जाता है और कंडीशनल जंप भी आ जाता है। तो अनकंडीशनल जंप क्या है, इसको हम देखेंगे। अनकंडीशनल जंप के अंदर हमारे पास सिर्फ हम एक कीवर्ड जंप का यूज़ करते हैं और कुछ भी नहीं। अगर हम जंप लिखेंगे, ठीक है, और उसके आगे कोई भी उसका लेबल लिख देंगे, इसके ऊपर जंप कर जाओ, तो वो उस लेबल के ऊपर ऑटोमेटिकली जंप कर जाएगा जैसी वो लाइन आएगी। ये अनकंडीशनल जंप का काम है, ठीक है। और कंडीशनल जंप क्या, इसकी अभी हम जब प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को और भी ज़्यादा समझ आ जाएगा। कंडीशनल जंप क्या है? कंडीशनल जंप ये है कि कोई भी कंडीशन जब ट्रू हो, यानी कि अगर हम कोई ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, ठीक है, और उसके बाद उनका कोई आउटपुट आया, ठीक है, अगर वो आउटपुट ज़ीरो है या नॉट ज़ीरो है, ठीक है, या आउटपुट नल वैल्यू है, या कुछ भी है, या लेस देन है या ग्रेटर है एक दूसरे से, ठीक है, कंपेयर करने के बाद आपस में दो ऑपरेंड्स को हमने कंपेयर किया, उनके जो आउटपुट है वो दोनों कंपेयर करने से वो ग्रेटर है एक दूसरे से या कोई लेस है, तो उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो, वो कंडीशनल जंप में आ जाता है। कि हम उसके अंदर जैसे इसमें जे एम पी जंप दे रहे थे, यहाँ पे जे देंगे, यहाँ पे कंडीशन देने का वो तरीका नहीं है इफ़ एल्स की तरह। यहाँ पे कंडीशन देने का तरीका है जे, और उस जे के आगे उसकी कंडीशन का कीवर्ड, ठीक है, जे और कंडीशन। इसको अभी हम आगे देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो ये कंडीशंस को समझने के लिए आप पहले कंपेयर का कीवर्ड जो है उसको समझ लें।